प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले वहां के पुलिस कमिश्नर और डीएम से मुलाकात की और उनसे यह पूछा कि वहां पर जो एक रेप केस हुआ है, जहां पर एक लड़की के साथ 23 लोगों ने रेप किया है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है। वहां पर मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको बताया कि अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 12 लोग जो अभी नामजद हैं एफआईआर में, उनको तलाश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत कहा कि बच्ची के साथ जिन्होंने भी इस घिनौने अपराध को किया है, उनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है और सभी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तो ये कौन सा केस था जिसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी के अधिकारियों से बातचीत की और इसके लिए उन्होंने किसी हॉल या एक मीटिंग के प्लेस को नहीं चुना, बल्कि एयरपोर्ट पे पहुंचते ही सीधे प्रशासनिक अधिकारियों से इस केस के बारे में स्टेटस रिपोर्ट ली। तो आज के वीडियो में हम वाराणसी में हुए उस रेप केस के बारे में जानेंगे, जहां पर 19 साल की एक लड़की के साथ उसके जान पहचान के और कुछ अनजान लोगों ने मिल करके रेप किया और इन लोगों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 23 थी। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेके आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पूरी इनसाइड स्टोरी को आपको समझाने के लिए जो विक्टिम है, यानी कि जो लड़की है, उसको मैंने एक काल्पनिक नाम सीमा दिया हुआ है। यह उस बेटी से जुड़ा हुआ नाम नहीं है, यह एक काल्पनिक नाम है, इसलिए आप लोग इसको उसके वास्तविक नाम से मत जोड़िएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र से। यहाँ सीमा रहती है और उसके परिवार में 5 भाई बहन हैं। परिवार काफ़ी गरीब है और उसके जो पिता हैं ड्राइवरी करते हैं और ड्राइवरी करने से उनको जो भी पैसा मिलता है उससे वो अपने परिवार को चला रहे थे। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए सीमा एक स्पा सेंटर में काम करती थी, यानी कि वो वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब करती थी। इसके साथ साथ वह ग्रेजुएशन की छात्रा है और वो आगे चल करके बैडमिंटन की प्लेयर बनना चाहती है। सीमा जिस स्पा सेंटर में काम करती थी, उस सेंटर के मालिक लोग उसको 2-3 दिन के लिए काम की वजह से इधर उधर भेजते रहते थे और यही कारण था कि सीमा के परिवार वाले, यदि वो किसी काम की वजह से 1-2 दिन के लिए घर से बाहर चली जाती थी तो उसकी वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि होटल के मालिकों ने उसको किसी काम से भेजा होगा और वो 1-2 दिन में वापस भी आ जाते थे। और ऐसा बहुत बार हुआ था पहले भी कि जब भी वो अपने घर से गई थी तो वो 1-2 दिन में अपने घर वापस आ जाती थी। ऐसे ही एक रोज़ 29 मार्च को सीमा अपने घर से निकलती है और अपनी माँ से यह कहती है कि मैं कुछ किताबें खरीदने के लिए जा रही हूँ अपनी सहेली के पास है और मैं अपनी सहेली के साथ बाज़ार जाऊँगी और फिर किताबें खरीद करके अपने घर वापस आ जाऊँगी। तो परिवार वाले कहते हैं ठीक है, तुम बुक वो खरीद लो और फिर वापस आ जाना। और उनको ये लग रहा था कि ये बेटी जा रही है तो हो सकता है कि 3-4-5 घंटे में घर वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा उस दिन होता नहीं है। 3-4-5 घंटे क्या, पूरा रात बीत जाती है और सीमा अपने घर नहीं आती है। और जब देर रात तक सीमा अपने घर वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वाले लालपुर थाना में पहुंचते हैं और वहां पर बताते हैं कि हमारी बेटी घर से निकली थी किताबें खरीदने के लिए, लेकिन अब देर रात हो चुकी है, 4-5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं आई है। आप लोग प्लीज़ हमारी बेटी को ढूंढिए और हमारी कंप्लेन लिख लीजिए। तो पुलिस वाले उनके पिताजी और माताजी के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर रिपोर्ट लिख लेते हैं और उनसे उनकी बेटी की फ़ोटो भी ले लेते हैं, जिसके बाद वो उसको पूरे जो आसपास के थाने थे उनके एरिया में वहाँ पर भेज देते हैं और उनकी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर उसके पेरेंट्स थे सीमा के, वो आसपास के लोगों, सीमा के जो दोस्त लोग थे उनसे बातचीत कर रहे थे कि क्या आपको मालूम है कि सीमा कहाँ गई है। तो उसको उसके कुछ दोस्तों से यह पता चलता है कि सीमा किसी के साथ घूमने गई है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। केवल इतनी बात उसके दोस्तों से उनके माता पिता को पता चलती है और इसी बीच पुलिस वाले भी उसको एक और ढूंढ रहे थे और दूसरी ओर उनके माता पिता भी जो भी रिश्तेदार है, दोस्त थे उससे, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ होटल स्पा सेंटर जहाँ पर वो काम करती थी, वहाँ के कर्मचारी वहाँ के मालिक से बातचीत कर रहे थे, कहीं उन्होंने तो नहीं उसको कहीं पर भेजा है किसी काम को लेकर के। और इसी बीच 29 मार्च के बाद 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल का समय गुजर जाता है और दिन आ जाता है 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल को पुलिस वालों को सीमा मिल जाती है और इसके बाद पुलिस वाले कांटेक्ट करते हैं सीमा के पेरेंट्स को और बताते हैं कि आपकी बेटी हमें मिल गई है, आप लोग थाने में आ जाइए। जैसे ही सीमा के पेरेंट्स थाने पर पहुंचते हैं वो उसकी हालत को देख करके बिल्कुल घबरा जाते हैं। सीमा बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी, वो बिल्कुल नशे में चूर थी, वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी। इवन उसने अपने पेरेंट्स को भी, यानी कि अपने पिता को भी थाने में बिल्कुल नहीं पहचाना। और उसकी हालत को देख करके पुलिस वाले कहते हैं कि अभी आप अपनी बेटी को लेकर के चले जाइए, हम कार्रवाई
ज़रूर करेंगे, जो भी हमको सबूत मिले हैं उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो सीमा के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको लेकर के घर आ जाते हैं और 4 अप्रैल को सीमा घर में आती है। 5 और 6 अप्रैल तक वो ज़्यादा टाइम सोती रहती है और बीच बीच में चिल्लाती रहती है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। 6 अप्रैल को जब वो होश में आती है तो वो अपने पेरेंट्स को ये बताती है कि इन दिनों में, यानी कि 29 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल का जो समय था, इसके बीच में उसके साथ 23 लोगों ने उसका रेप किया है। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको वो अच्छी तरीके से जानती है और कुछ लोग वे थे जिनको वो नहीं जानती थी, लेकिन उसके जानने वाले लोग उसको जानते थे। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे 23 लोग थे जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया था। जैसे ही उसके पेरेंट्स इस बात को सुनते हैं वो गस खा करके गिर जाते हैं और दोनों ही माँ बाप की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और इसके बाद वे खुद को संभालते हैं और बेटी को लेकर के थाने पहुंचते हैं और जो जो उसने बताया था, यानी कि सीमा ने जो कुछ भी उनको बताया था, वो पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देते हैं। पुलिस वाले जैसे ही इस कहानी को सुनते हैं कि इस लड़की के साथ, जिसकी उम्र 19 साल है, 23 लोगों ने उसके साथ इन दिनों में, यानी कि जो 5 दिन थे, उसके साथ रेप किया है, तो इसके बाद वो लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में घटना हुई थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और उनके क्षेत्र में यदि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ऐसी कोई भी कहानी हो गई है, ऐसी कोई भी हरकत हो गई है, घटना हो गई है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना तो तय है, इस पर कोई भी दो राय नहीं है। तो यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस कमिश्नर और वहां के डीएम से इस केस की स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जाना और पूछा कि इसके बारे में क्या चल रहा है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है जिसकी निगरानी अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कर रहे हैं। तो हम ये आगे जानेंगे कि ये जो 23 लोग थे, ये कैसे लोग थे जो एक लड़की को एक के बाद एक करके नोच रहे थे और इनको कोई असर भी नहीं पड़ रहा था। इनमें से कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं था जिसके अंदर इंसानियत हो, क्योंकि कोई तो ऐसा होगा। लेकिन इसका कारण यह था कि ये लोग अब यूज्ड टू टाइप के हो चुके थे, क्योंकि जब आगे आप इनकी पूरी कहानी सुनेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे, इनको ऐसा क्यों नहीं लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा क्यों नहीं इनको फील हो रहा था, तो उसका रीज़न जो है वो जब आगे की आप पूरी कहानी सुनेंगे, जो रियल घटना है जिसके बारे में 23 लोग आपस में जुड़े हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक कहानी जो 2018 से चली थी और इन 7 सालों में 2025 तक इतनी बड़ी हो गई थी और जिसने बाद में इतना बड़ा रूप ले लिया। तो इस रेप केस के पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 2018 में, और इसकी कहानी की शुरुआत होती है अनमोल गुप्ता से। अनमोल गुप्ता वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वह 2018 में एक चाउमीन की ठेलिया लगाता था। अब आप लोग जानते हैं कि चाउमीन ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग खाते हैं और जिसकी वजह से जो अनमोल की ठेलिया थी उससे उसको अच्छा खासा उसने पैसा कमाया था। और इस पैसे को कमाने के बाद में 2020 में उसने कस्तूरबा नगर में एक छोटी सी दुकान खरीदी और अपने जो फास्ट फूड की जो दुकान थी उसको उसने बढ़ाया। पहले वो केवल चाउमीन बेचता था और इसके बाद उसने चाउमीन, बर्गर, रोल ये सब भी बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो उसका बिजनेस था वो बढ़ता जा रहा था, यानी कि उसको अपने बिजनेस से अच्छी खासी कमाई अब होने लगी थी। अब जैसे ही अनमोल गुप्ता का फास्ट फूड का बिजनेस बढ़ता है तो वो एक छोटी दुकान से एक बड़ी दुकान ले लेता है और वहाँ पर अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा लेता है और इससे उसका बिजनेस फलता फूलता है, क्योंकि चाउमीन, बर्गर, रोल ऐसी चीज़ हैं जिसको शाम को हर बच्चे, हर लड़के खाते हैं। वो चाहे स्कूल से लौट रहा हो, कोचिंग से लौट रहा हो, कहीं बिजनेस से आ रहा हो, फैक्ट्री से आ रहा हो, हर लोग कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं और इस वजह से जो ये बिजनेस है वो आजकल अच्छा खासा चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि फास्ट फूड की दुकानें, ठेलियाँ हर जगह आपको लगी मिल जाएंगी, आप किसी भी शहर में चले जाइए। तो इस वजह से जो अनमोल गुप्ता का बिजनेस था वो भी अच्छा खासा फल फूल रहा था और इसके बाद वो एक बड़ी दुकान ले लेता है और अपने बिजनेस को वहाँ पर चलाना शुरू कर देता है। जब वह फास्ट फूड के बिजनेस से अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेता है तो उसके जान परिचित के जो लोग होते हैं वो उससे कहते हैं कि भाई अब तेरे पास अच्छा खासा पैसा हो गया है। अपने दोस्तों की सलाह पर अनमोल पिशाच मोचन मलदैया का एक इलाका है वाराणसी में, वहाँ पर एक हॉल किराए पर ले लेता है और इस हॉल में ही कॉन्टिनेंटल कैफ़े के नाम से एक कैफ़े को खोल देता है। अनमोल गुप्ता के कॉन्टिनेंटल कैफ़े से ही उसके गलत कामों की शुरुआत होती है। इस कैफ़े में हुक्का से लेकर के शराब तक परोसी जाती थी और इसके साथ साथ ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ पर ड्रग्स और अफीम जैसे भी पदार्थ लड़कों को दिए जाते थे। साथ ही साथ डिमांड किए जाने पर इन सभी नशीले पदार्थों को परोसने के लिए
फीमेल वेटर भी बुलाई जाती थी। और इस तरीके से जो अमूल का बिजनेस था अब दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा था। और उसने जब ये देखा कि अब लड़कियां भी नशे की डिमांड करने के लिए कैफ़े में आने लगी हैं, तो उसके बाद उसके दिमाग पर ये आ गया कि क्यों ना इन नशे में चूर लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट चलाया जाए और उनको दूसरे लड़कों के सामने परोसा जाए जो उसके कैफ़े में आते हैं। इससे ये होगा कि वो पैसे भी कमा लेगा और उसका काम भी चलता रहेगा। और इसके बाद अमोल ने अपने कॉन्टिनेंटल कैफ़े में सेक्स रैकेट चलाने की प्लानिंग की। अमोल ने अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके कैफ़े में आने वाले उन लड़कों को अपने साथ मिलाया जो कैफ़े में ड्रग्स और नशीले पदार्थ की डिमांड लेकर के आते थे। अमोल ने लड़कों से ये कहा कि क्यों ना हम कैफ़े में आने वाली इन लड़कियों से पैसा कमाएं। ये लड़कियां जब नशा कर लेती हैं तो भयंकर नशे में चूर हो जाती हैं और उस कंडीशन में हम इन्हें कैफ़े में आने वाले दूसरे लड़कों के सामने परोस सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इसके बाद ये 5 लड़के इसके साथ हाथ मिला लेते हैं और यहाँ से कॉन्टिनेंटल कैफ़े के अंदर सेक्स रैकेट की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले अमूल ने 1-2 लड़कियों को जो कॉन्टिनेंटल कैफ़े में आती थीं और नशेबाजी करती थीं, उनको दूसरे लड़कों के सामने भेजा और उसने ये देखा कि इन लड़कियों ने आगे जाकर के इसकी कोई भी शिकायत नहीं की गई है। यानी कि जब उनके साथ गलत काम किया गया तो उन लड़कियों ने इसकी शिकायत किसी से भी नहीं की। और इसके बाद अनमोल के जो हौसले होते हैं वो बुलंद हो जाते हैं और धीरे धीरे करके जो उसका रैकेट था 5 लड़कों का जो उसके लिए कस्टमर और लड़कियां और ड्रग्स ग्राहक ये सब लेकर के आते थे, धीरे धीरे उसने अपने गैंग के दायरे को बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका जो ग्रुप था अब 5 से बढ़ करके 15 लोगों का हो चुका था। ये लोग प्लानिंग के तहत कॉन्टिनेंटल कैफ़े के अंदर ज़रूरतमंद लड़कियों को लेकर के आते थे और उसके बाद उनको पहले फ्री में नशेबाजी कराते थे और जब वो उस चीज़ के एडिक्टेड हो जाती थी तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी और वो उस पैसे का यूज़ किस लिए करते थे, अपनी नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और वो पैसा आता कहाँ था, तो इसके बाद ये लोग उन लड़कियों को सेक्स रैकेट में डाल देते थे और वहाँ से इनका बिजनेस चलने लगता था। अनमोल ने कॉन्टिनेंटल कैफे में आने वाली 20 से अधिक लड़कियों को सेक्स रैकेट में डाला था और इन लड़कियों की जो उम्र थी वो 18 से 40 साल के आसपास थी। और इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की सीमा थी जो कि कॉन्टिनेंटल कैफे में काम करने वाले जो ये 15 लड़के थे उनकी कॉमन फ्रेंड थी और इस कॉमन फ्रेंड होने की वजह से इस लड़की के साथ भी इतना बड़ा कांड हो गया। अब सीमा की बात करते हैं कि वो कैसे इस कॉन्टिनेंटल कैफे के संपर्क में आ गई। तो ये जो 15 लड़कों का ग्रुप था जो अमोल के लिए काम करते थे, इन्हीं में से कुछ लड़कों की कॉमन फ्रेंड थी सीमा और इस वजह से सीमा का इन लड़कों के साथ आना जाना होता था और समटाइम्स वो कैफे में भी जाती थी। साथ ही साथ वह होटल और स्पा सेंटर में भी काम करती थी। इस वजह से लड़कियों के साथ साथ उसके लड़के भी कॉमन फ्रेंड थे और इन्हीं दोस्तों की वजह से सीमा के साथ इतना बड़ा कांड हो गया क्योंकि सीमा को शुरुआत में 29 मार्च को अपने साथ ले जाने वाला उसका दोस्त राज विश्वकर्मा था, जिसके बाद उसका दूसरा दोस्त उसके साथ ले गया और इसके बाद एक दोस्त उसको अपने साथ लेता जाता रहा, उसको नशा कराता रहा और उसके साथ गलत काम करता रहा। और 4 अप्रैल को जब सीमा अपने घर पहुंचती है और 6 अप्रैल को जब उसको होश आता है तो इसके बाद वो अपने साथ हुए पूरे कुकृत्य को, पूरे गलत काम की जो पूरी कहानी थी वो अपने घर वालों को बताती है और उसके घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर फिर पुलिस कंप्लेन दर्ज करने के बाद एक्शन लेना शुरू कर देती है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस केस में 23 लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखाई गई है। इनमें से 11 ऐसे लोग हैं जिनको सीमा अच्छी तरीके से जानती थी और 12 वे लोग हैं जिनको सीमा तो नहीं जानती थी लेकिन ये 11 लोग जानते थे और यही लोग उनको अपने साथ लेकर के आए थे। यानी कि कुल मिलाकर के 23 लोगों ने सीमा के साथ गलत काम किया था और अभी पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी तक पुलिस ने जिन 11 लड़कों को गिरफ्तार किया है ये सभी लड़के कॉन्टिनेंटल कैफे से जुड़े हुए थे और पुलिस ने इस कॉन्टिनेंटल कैफे के मालिक अमोल गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इन यदि लड़कों के बारे में बात किया जाए यानी कि ये जो 11 लड़के हैं ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से कॉमन काम करते थे कॉन्टिनेंटल कैफे के लिए। इनका काम था लड़कियां लेकर के आना, जो ज़रूरतमंद लड़कियां उनको लेकर के आना, उसके बाद उनको नशे का आदी बनाया जाता था और फिर उसके बाद गलत काम उनसे कराया जाता था जिससे वो पैसा कमाएं और उसको भी नशे में डालें। इसके साथ साथ ये इसका एडवर्टाइजमेंट भी करते थे, नए नए कस्टमर लेकर के आते थे और जिसकी एवज में इनको कमीशन मिलता था कैफ़े की तरफ से। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये जो सभी लड़के थे ये इटसेल्फ नशेबाज नहीं थे, ये शुरुआत में धोखे से या किसी दोस्त के द्वारा पहले कॉन्टिनेंटल कैफ़े में लाए गए और इसके बाद इनको धीरे धीरे करके नशे की आदत डाली गई और जब इनको नशे की आदत पड़ गई तो उसको पूरा करने के लिए भी एक तरीका बताया गया कि तुम भाई लड़कियां लेके आओ, उनको नशे की आदत डलाओ और फिर उनको सेक्स के धंधे में जोड़ दो क्योंकि उनको नशा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरीके से वो पैसा कमाएंगी और उससे तुम्हारी भी कमाई होगी और धंधा चलेगा।
यानी कि यह एक तरीके से पूरा जाल था जिसको एक के बाद एक करके बनाया जा रहा था, और जो इसमें एक बार आके फंस जाता था वो इससे निकल नहीं पाता था, क्योंकि नशे की आदत एक ऐसी आदत होती है जिसको छुड़ाया जा ही नहीं सकता है, वो लगातार बढ़ती रहती है। और यही कारण था कि ये जो कॉन्टिनेंटल कैफ़े का जो पूरा नेटवर्क था वो केवल वाराणसी तक नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक भी फैला हुआ था। अब पुलिस जैसे जैसे इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, हर रोज़ एक नया खुलासा हो रहा है, और जिसके बाद यह भी पता चल रहा है कि अमोल गुप्ता ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। उसने कार भी खरीदी थी, 2-2 3-3 आईफ़ोन खरीद रखे थे, सोना चांदी खरीदा था और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था शेयर मार्केट में। और वह ये सब पैसा कहाँ से कमा रहा था? कॉन्टिनेंटल कैफ़े से। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि 2018 में एक चाउमीन के ठेला कमाने वाला बंदा कैसे एक सेक्स रैकेट को चलाने लगा, और उसके बाद इस सेक्स रैकेट का इस तरीके से भांडाफोड़ हुआ कि यह घटना केवल वाराणसी तक नहीं बल्कि पूरे देश में आज जानी जा रही है, और जिसकी स्टेटस रिपोर्ट के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कंसर्न जताया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।